हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम DSSB नेचुरल TGT नेचुरल साइंस के एग्जाम के लिए क्लास 9th की NCERT का चैप्टर 9th करेंगे, जिसका नाम है ग्रेविटेशन। इस चैप्टर के अंदर जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कवर करेंगे वो है, देखो, सबसे पहले तो ग्रेविटेशन, उसके बाद है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसके बाद फ्री फॉल, उसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फिर उसके बाद हम कवर करेंगे मास, वेट, बायोन्सी और थ्रस्ट एंड प्रेशर और आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ये टॉपिक इस चैप्टर के अंदर हम कवर करेंगे आज। तो चलो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं ग्रेविटेशन। देखो, ग्रेविटेशन की डेफिनेशन क्या है। तो सबसे पहले ये पैराग्राफ पढ़ते हैं, पहले वाला स्टार्टिंग वाला पैराग्राफ। इसके अंदर क्या बताया गया है? We have learnt about the motion of objects and force as the cause of motion. We have learned that a force is needed to change the speed or the direction of motion of an object. We always observe that an object dropped from a height falls towards the earth. We know that all the planets go around the sun. The moon goes around the earth. In all these cases, there must be some force acting on the object. The planets and on the moon, Isaac Newton could grasp that the some force is responsible for all these. This force is called the gravitational force. अब समझते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। ये कह रहे हैं, जैसे अभी अभी हमने पढ़ा कि भाई सबसे पहले हमने पढ़ा मोशन क्या होता है, ठीक है। फिर ये मोशन किसकी वजह से होता है? फोर्स की वजह से होता है। फिर हमने फोर्स पढ़े, फिर हमने लॉ ऑफ मोशन पढ़े, 3, ठीक है। अब कह रहा है कि जो कोई भी चीज़ अगर हम ऊपर से उसको छोड़े तो वो नीचे ही क्यों आती है, किसकी वजह से आती है? जैसे अर्थ है इधर, अर्थ के ऊपर से इधर से हमने कुछ भी नीचे की तरफ गिराया तो सीधा अर्थ के ऊपर ही क्यों आता है? इसका कारण क्या है? इसका कारण है ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स की डेफिनेशन क्या होगी कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू विच अर्थ अट्रैक्ट्स एनी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट। यानी अर्थ अपनी तरफ किसी भी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रही है, उस फोर्स को हम क्या बोल रहे हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। ये फोर्स किसकी वजह से? अर्थ का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसे हम क्या बोल रहे हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स बोल रहे हैं। अब देखो, इसमें ग्रेविटेशन की डेफिनेशन होगी। अब जैसे ये जो सर्कल के अंदर ये आदमी स्टोन को घुमा रहा है, ठीक है। एक स्टोन डिस्क्राइबिंग ए सर्कुलर पाथ विद वेलोसिटी ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब सर्कुलर पाथ के अंदर घुमा रहा है इसको, ठीक है। अब घुमा रहा है स्टोन को, तो स्टोन जो है सर्कुलर पाथ में क्यों घूम रहा है? इसका कारण क्या है? इसका कारण है सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। इस जो स्टोन जो सेंटर में घूम रहा है ना, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, इसका कारण क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स है। देखो इसमें दे भी रखा है, ये वाला पैराग्राफ यहाँ से पढ़ते हैं। द चेंज इन डायरेक्शन इन्वॉल्व्स चेंज इन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ठीक है। मैंने पहले बताया कि डायरेक्शन, इसके सर्कुलर मोशन के अंदर जो स्पीड है वो तो क्या होती है? कांस्टेंट होती है, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है? डायरेक्शन चेंज हो रही है। और वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होती है? स्पीड विद डायरेक्शन। तो ये कह रहा था चेंज इन डायरेक्शन इन्वॉल्व्स चेंज इन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो क्या चेंज होगा? एक्सेलरेशन भी चेंज होगा। द फोर्स दैट कॉज दिस एक्सेलरेशन एंड कीप्स द बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ। देखो अभी मैंने बताया कि हाँ, उस बॉडी को सर्कुलर पाथ में जो घुमा रहा है वो फोर्स कौन सा फोर्स होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। अलोंग द सर्कुलर पाथ इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, और कहाँ एक्ट करता है? सेंटर की तरफ एक्ट करता है। दिस फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंटर सीकिंग फोर्स बोलते हैं इसको। और इसी फोर्स के कारण देखो क्या क्या हो रहा है। द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ इज ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स। द सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ। इफ देयर वर नो सच फोर्स द मून वुड परस्यू ए यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन। ये कह रहा है जो हमारी अर्थ के चारों तरफ जो मून घूमता है ना, ये किसकी वजह से? ये सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। कहाँ एक्ट करता है? सेंटर की तरफ एक्ट करता है, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है? सेंटर सीकिंग फोर्स। ये लास्ट वाला पैराग्राफ पढ़ते हैं। इन आवर सोलर सिस्टम ऑल द प्लैनेट्स गो अराउंड द सन। बाय आर्ग्यूइंग द सेम वे वी कैन से दैट देयर एग्जिस्ट ए फोर्स बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट्स। फ्रॉम द अबव फैक्ट न्यूटन conclude that not only does the earth attracts an apple and moon, but all the objects in the universe attracts each other. This force of attraction between objects is called the gravitational force। और इसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी जो हम मान लो किसी एप्पल को हम गिराएंगे तो कहाँ गिरेगा? वो ऊपर से छोड़ेंगे तो कहाँ आएगा? ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो नीचे आएगा ना, पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा अर्थ के ऊपर। तो कह रहा है जो ये फोर्स लग रहा है अर्थ और एप्पल के बीच में, और कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट है ना इस यूनिवर्स के अंदर, उनके ऊपर जो फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसे हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में लग रहा है ना, उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। इस यूनिवर्स के अंदर जो भी दो ऑब्जेक्ट हैं उनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये वीक फोर्स के अंदर आता है, यानी इसकी जो मैग्नीट्यूड, जो स्ट्रेंथ बोलेंगे हम, वो वीक होती है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं होता ये, ठीक है। इसलिए हम एक दूसरे से चिपकते नहीं, कहते ना कि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स तो अट्रैक्टिव फोर्स है, फिर एक दूसरे से चिपक क्यों नहीं जाते सब? तो इसका कारण यही है कि ये एक वीक फोर्स होता है, ठीक है। अब आते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे। अब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है? ये रहा इसकी डेफिनेशन। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद ए फोर्स। जैसे अभी बताया ना कि इस यूनिवर्स के अंदर कोई भी दो ऑब्जेक्ट है वो एक दूसरे को एक फोर्स की तरफ, से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। तो वही बताया, एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद ए फोर्स विच इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। द फोर्स इज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स।
जैसे इसमें दिखा रखे हैं, ये दो ऑब्जेक्ट दिखा रखे हैं, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है स्मॉल डी, ठीक है। इस फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स का। तो कह रहा है कि जो ये फोर्स है ना हमारा, ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उन दोनों ऑब्जेक्ट के मास के प्रोडक्ट के, ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। अब इन दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या आएगा, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ही आ जाएगा, ठीक है। फिर इधर एक कांस्टेंट लेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी, और ये हो जाएगा m1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। देखो इधर वही बताया होगा, देखो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम कैपिटल एम, दोनों जो हमारे ऑब्जेक्ट है दोनों का मास हो गया ये, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, और लास्ट में हमें ये मिल गया फॉर्मूला हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला, एफ इज इक्वल टू जी एम इंटू एम डिवाइड बाई डी का स्क्वायर। और जी को क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं, कैपिटल जी को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी माइनस 2, ये इसकी यूनिट होती है। इसकी यूनिट कहाँ से आई, देखो फोर्स का फॉर्मूला है ना ये, एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइड बाई डी का स्क्वायर देगा फिर आर का स्क्वायर। और देखो इसमें क्या होगा, हमें निकालने किसकी यूनिट है, जी की ना, तो जी को मैं इधर ही रखूँगा, बाकी सारी चीज़ों को मैं इधर लेके आऊँगा, तो क्या आएगा एफ डी स्क्वायर नीचे m1 m2, अब कुछ नहीं करना, इन सब की यूनिट लिखनी, फोर्स की यूनिट न्यूटन, और ये क्या है डिस्टेंस, तो मीटर स्क्वायर, देखो स्क्वायर है ना इसलिए लिखा मीटर स्क्वायर, और नीचे मास के जी, और देखो दो मास है ना, क्या हो गया के जी स्क्वायर हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी माइनस 2, इस के जी को ऊपर लेके जाऊँगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी -2, ये इसकी यूनिट आ गई। देखो वो इधर यही बताया है कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी माइनस 2। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ, यानी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी वजह से क्या क्या होता है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सक्सेसफुली एक्सप्लेन सेवरल फिनोमेना व्हिच वर बिलीव टू बी अनकनेक्टेड। जैसे पहला, द फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ, यानी जिसकी वजह से हम अर्थ के ऊपर टिके हुए हैं, वो फोर्स कौन सा है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, यानी अर्थ रिवॉल्व करते, मून रिवॉल्व करता है अर्थ के अराउंड, ये कौन सा फोर्स की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स। और दूसरा फोर्स इसमें एक और क्या है, जो सर्कुलर पाथ में इसको बांधे हुए, वो कौन सा है, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंटर सीकिंग फोर्स, ठीक है। द मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, द टाइड्स ड्यू टू मून एंड द सन, जो हाई टाइड लो टाइड होते हैं ना, वो भी किसकी वजह से होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। और किसका ग्रेविटेशनल फोर्स, सन और मून का, किसके ऊपर, अर्थ के ऊपर। नेक्स्ट फ्री फॉल, फ्री फॉल की डेफिनेशन क्या होती है, देखो यहाँ से पढ़ेंगे। वी हैव लर्न दैट द अर्थ अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट, दिस इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। व्हेनेवर ऑब्जेक्ट फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ, यहाँ से स्टार्ट है, व्हेनेवर ऑब्जेक्ट फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ अंडर दिस फोर्स अलोन वी से दैट द ऑब्जेक्ट आर इन फ्री फॉल, यानी जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ गिरेगा, ठीक है, जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ गिरेगा, उसके ऊपर एक ही फोर्स लग रहा हो, कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स अलोन लिखा हुआ है ना, दिस फोर्स का मतलब है ग्रेविटेशनल फोर्स की बात हो रही है, दिस फोर्स अलोन, यानी जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ गिर रहा होगा और उसके ऊपर एक ही फोर्स लग रहा होगा, कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स, तब हम उसे क्या कहेंगे, उस ऑब्जेक्ट को, मोशन को क्या कहेंगे हम, फ्री फॉल, यानी जब वो ऑब्जेक्ट कौन से मोशन में है, फ्री फॉल में है। फॉल का मतलब क्या होता है, गिरना, और फ्री का मतलब होता है कि उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा, ठीक है, एक ही फोर्स लग रहा है, कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स। फ्री का मतलब होता है ना आज़ाद, ठीक है, यानी फॉल का मतलब गिरना, और फ्री का मतलब याद रखना कोई फोर्स नहीं लग रहा, सिर्फ एक ही फोर्स। अब अर्थ की तरफ गिर रहा है तो एक ही फोर्स लगेगा ना, कौन सा फोर्स लगेगा, ये फोर्स तो हमेशा लगेगा, कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये थी फ्री फॉल की डेफिनेशन। अब देखो, एनी चेंज इन वेलोसिटी इन्वॉल्व्स एक्सेलरेशन व्हेनेवर, अब ये डेफिनेशन किसकी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल जी जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, ऐसे क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक होता है ए, ये एक्सेलरेशन होता है, ये जी क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसकी डेफिनेशन कहाँ स्टार्ट है, यहाँ से, व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ एन एक्सेलरेशन इज इन्वॉल्व्ड, दिस एक्सेलरेशन इज ड्यू टू द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स, देयरफॉर दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी, जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरेगा अर्थ की तरफ, तब उसको जो एक्सेलरेशन होगा उसका जो, ठीक है, जब तब उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो किसकी वजह से है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ की वजह से, ठीक है, अर्थ जो तो देखो जी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, जी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, जी का फॉर्मूला जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वेयर, ये फॉर्मूला होता है। देखो ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये फॉर्मूला आया, देखो फोर्स इज इक्वल टू एम जी होता है, ठीक है, और इस फोर्स की वैल्यू हमें पता है क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इसकी वैल्यू है जी एम कैपिटल एम इंटू आर स्क्वेयर इज इक्वल टू एम जी, ठीक है। यहाँ से ये एम और ये एम कैंसिल, ये एम है अर्थ का मास, ये एम है किसी ऑब्जेक्ट का मास जो उसके ऊपर गिर रहा है, ठीक है। अब यहाँ से जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, जी कैपिटल एम डिवाइड बाई आर का स्क्वायर, ये फॉर्मूला आ गया जी का। देखो ये ऐसे ही कैलकुलेट हो रहा है, ये एफ इजिकल टू एम जी, ठीक है, उसके बाद एफ की वैल्यू पुट कर दी हमने ग्रेविटेशनल फोर्स की, और जी की वैल्यू आ गई जी एम डिवाइड बाई डी का स्क्वायर, ठीक है। डी है डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ, द ऑब्जेक्ट एंड द अर्थ। अब जी की वैल्यू देखते हैं,
जी की वैल्यू क्या रहती है। देखो ये वाला पैराग्राफ है ना, द अर्थ इज नॉट ए परफेक्ट स्फीयर, एज द रेडियस ऑफ द अर्थ इंक्रीज फ्रॉम द पोल्स टू द इक्वेटर, द वैल्यू ऑफ जी बिकम्स ग्रेटर एट द पोल्स देन एट द इक्वेटर। अब देखो ऐसा क्यों है। अब देखो हमें पता है अर्थ का शेप कुछ ऐसा है, ठीक है, यहाँ पर सेंटर, तो ये एक रेडियस अर्थ की और ये दूसरी रेडियस अर्थ की। अब ये दोनों क्या है, अलग अलग है, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस जो है ज़्यादा है, ये वाला डिस्टेंस क्या है, कम है। अब देखो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या है, जी इज इक्वल टू जी एम डिवाइड बाय आर का स्क्वायर लिखो या फिर डी का स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें देखो ये आर क्या है, डिस्टेंस है ना, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। मान लो एक बार ऑब्जेक्ट इधर रखा है पोल्स के ऊपर, एक बार है इक्वेटर्स के ऊपर, ठीक है। अब देखो ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस है किसके बीच में, ऑब्जेक्ट और इस सेंटर के बीच में, ये वाला डिस्टेंस है। अब ये डिस्टेंस जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ जी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, और जहाँ डिस्टेंस कम होगा वहाँ जी की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। अब ये डिस्टेंस कम कहाँ है, पोल्स के ऊपर कम है, इसका मतलब पोल्स के ऊपर जी की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। और इक्वेटर पर ये डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है, इसका मतलब जी की वैल्यू इक्वेटर के ऊपर क्या होगी, कम होगी। वही पैराग्राफ, इस पैराग्राफ में बताई गई ये बात। नेक्स्ट, जी की वैल्यू कैलकुलेट कैसे करेंगे। देखो जी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या पुट करना है, फॉर्मूला क्या होता है, जी इज इक्वल टू जी एम बाई आर का स्क्वायर। ये जी एम क्या है, मास ऑफ अर्थ, और जी की वैल्यू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। तो यहाँ पे देखो मास ऑफ अर्थ कितना, 6 इंटू 10⁻24 kg, और रेडियस कितनी है, 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। ये वैल्यू पुट करने के बाद जी की वैल्यू कितनी आ गई, 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये इसकी वैल्यू आ गई जी की। अब आगे जो अब हमने मोशन थी इक्वेशन, 3 इक्वेशन पढ़ी थी मोशन की, कौन कौन सी, एक तो v इक्वल टू यू प्लस एटी, एक एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, दूसरी वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, और ये पढ़ी थी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसमें जो ए दिखा रखा है, हमें क्या करना है, सिंपल इसकी जगह जी पुट करना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो पहली क्या हो जाएगी, v इक्वल टू यू प्लस जी टी, ठीक है। दूसरी क्या हो जाएगी, पहली क्या हो जाएगी, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, ठीक है। दूसरी क्या हो जाएगी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। और तीसरी क्या हो जाएगी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gS। ये 3 इक्वेशन हो जाएंगी। अब देखो इसमें जी की वैल्यू कैसे लेनी है, कहाँ पॉजिटिव लेनी है, कहाँ नेगेटिव। जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ से दूर जाएगा, ठीक है, यानी हम ऊपर की तरफ फेंकेंगे ऑब्जेक्ट को, तब हमें जी की वैल्यू लेनी है नेगेटिव, ठीक है। और जब ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ आ रहा होगा, ठीक है, तो ऊपर से नीचे आ रहा होगा यानी गिर रहा होगा, तब जी की वैल्यू हमें क्या लेनी है, पॉजिटिव। यानी एक बार तो नेगेटिव 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एक बार क्या लेनी है, पॉजिटिव 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब कोई ऊपर से नीचे से ऊपर जा रहा होगा, यानी किसी को ऊपर फेंक रहे होंगे, तब तो माइनस में लेनी है, और जब ऊपर से कोई नीचे गिर रहा होगा तब प्लस में लेनी है, जब ये न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तब, ठीक है, इन फॉर्मूले के अंदर, तीनों के अंदर, बाकी सेम। नेक्स्ट अब आते हैं मास और वेट के ऊपर, कि मास क्या होता है और वेट क्या होता है। अब देखो मास तो क्या होता है, वी दैट द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। ये हमने पहले पढ़ा था, जितना ज़्यादा मास उसका उतना ही ज़्यादा क्या होता है, इनर्शिया। वी हैव आल्सो लर्न दैट ग्रेटर द मास द ग्रेटर इज द इनर्शिया, इट रिमेन्स द सेम वेदर द ऑब्जेक्ट इज ऑन द अर्थ, द मून, और इवन इन द आउटर स्पेस। दस द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट एंड डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और मास की एक और डेफिनेशन क्या होता है, मैटर कंटेन्ड इन ए बॉडी, ऑब्जेक्ट, बॉडी का या फिर ऑब्जेक्ट, यानी जो भी मैटर उसके अंदर है, कंटेन करता है वो, ठीक है, चाहे वो बॉडी हो चाहे फिर कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसे हम क्या बोलते हैं, उसका मास बोलते हैं, ठीक है। अब मास क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है मास, मास हमेशा कांस्टेंट होता है, ठीक है, उसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है ना मास की, चाहे कहीं चले जाओ, इसमें यही बात गाई है, इट रिमेन्स सेम वेदर द ऑब्जेक्ट इज ऑन द अर्थ, द मून, और इवन इन द आउटर स्पेस। यानी कहीं चले जाओ, हमें मास की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है, चाहे कहीं चले जाओ, ठीक है, इस पूरे यूनिवर्स के अंदर। ये तो होता है मास, ठीक है। और वेट क्या होता है, वेट होता है जो फोर्स अर्थ लगा रही है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है, जो फोर्स अर्थ लगा रही है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसे हम बोलते हैं उसका वेट। और वेट क्या होता है, चेंज होता है प्लेस टू प्लेस, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो वेट का फॉर्मूला, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू जी। और मैं कह रहा हूँ कि हमारा जो वेट है वो क्या है, जो अर्थ लगा रही है फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो हमारा क्या है, वेट है, ठीक है। तो ये इसको हम लिख सकते हैं w इंटू एम इंटू जी, ठीक है। जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसका फॉर्मूला क्या है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो ये भी कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है, वेरिएबल क्या है इसके अंदर, डिस्टेंस। जब जब ये डिस्टेंस चेंज होगा जी की वैल्यू चेंज होगी। अब जी की वैल्यू चेंज होगी तो हमारा क्या है, मास तो कांस्टेंट है, वेट की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी, ठीक है। इसलिए वेट की वैल्यू प्लेस टू प्लेस चेंज होती है, क्योंकि ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, डिस्टेंस के ऊपर, ठीक है। वो इधर यही दिखाया गया है, ये फॉर्मूला रहा वेट का, W इज इक्वल टू एम इंटू जी। ये वेट की डेफिनेशन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी जो अर्थ फोर्स लगा रही है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसे हम क्या बोलेंगे, उसका वेट। इट इज डिनोटेड बाय W, और ये उसका फॉर्मूला W इज इक्वल टू एम इंटू जी। ये बताया है, द वेट इज द फोर्स एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसका मतलब वेट क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, उसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। The mass of the object remains the same everywhere, thus is on the earth and on any planet, whereas the weight depends on its location because g depends on location, जैसे मैंने अभी बताया।
वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन मून, इसमें कुछ याद नहीं रखना, इसमें ये फॉर्मूला याद रखना है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन मून डिवाइड बाय वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज इक्वल टू 1/6। या फिर हमसे क्वेश्चन पूछे कि वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन मून बताओ, तो हमें क्या करना है, सिंपली जो अर्थ के ऊपर उसका वेट है उसको 6 से डिवाइड कर देना है, तो हमें क्या मिलेगा, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन मून। ये थे आज के टॉपिक्स। हम जो हमारे बाकी के टॉपिक्स हैं, थर्स्ट, प्रेशर और बायोन्सी और आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये हमारे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।